नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे को देख पा रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगा, क्लियर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा को कंप्लीट कर चुके थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा के बाद एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और टॉपिक का जो नाम रहने वाला है वो है कृषि और पशुपालन। तो हरियाणा के अंदर एक और बेहतरीन टॉपिक जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, टॉपिक का नाम है कृषि और पशुपालन। तो टॉपिक का जो नाम है मेरे बच्चों, वो रहने वाला है कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसे इंग्लिश में बोलेंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सारे के सारे आप बच्चे किसान परिवार से ही आते हो, कि कृषि क्या होती है। तो बहुत सारे बच्चों को तो कृषि की डेफिनेशन भी नहीं पता होगी कि कृषि हम किसे बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कृषि जो होता है ये खेती बाड़ी करने का एक ढंग होता है जिसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। कल्चर का मतलब विधि होता है, ढंग होता है, और खेती बाड़ी करने का ढंग ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। तो सर फिर खेती बाड़ी क्या होता है? बच्चों, किसी भी जमीन को जब आप खोदना स्टार्ट करते हो उसके अंदर अनाज उत्पादित करने के उद्देश्य से, तो जमीन को खोदना ही क्या कहलाता है? खेती बाड़ी करना। जमीन को खोदना खेती बाड़ी करना कहलाता है, तो खेती बाड़ी करने का ढंग क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर कहलाएगा। और अपना जो हरियाणा है मेरे बच्चों, ये जो अपना हरियाणा है, इस अपने हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो क्या है? खेती बाड़ी ही है, कृषि ही है। क्योंकि अपने हरियाणा में ज्यादातर लोग जिस धंधे के साथ जुड़े हुए हैं वो खेती बाड़ी का ही धंधा है। तो आपको पता होना चाहिए, भारत और हरियाणा, भारत देश की बात करें या अपने हरियाणा राज्य की बात करें, तो भारत और हरियाणा की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है, हमारी जो इकोनॉमी टिकी हुई है, वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि ही है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हरियाणा की 70% से ज्यादा जनसंख्या 70% से अधिक जो जनसंख्या है मेरे बच्चों, वो कृषि पर ही निर्भर है। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। हम बात करें कि अपने हरियाणा का जो एरिया है वो कितना है, तो आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के पास जो ज़मीन है वो वर्ग किलोमीटर में 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और वर्ग मील के अंदर हम बात करें तो हरियाणा का एरिया 17,070 वर्ग मील है।
यदि हम हेक्टेयर की बात करें तो हरियाणा के पास जो एरिया है वो 4.42 आपका मिलियन हेक्टेयर है। तो एरिया मेरे बच्चों वर्ग किलोमीटर में भी लिया जाता है, मील में भी लिया जाता है और हेक्टेयर में भी लिया जाता है। तो अपने हरियाणा का एरिया 44,212 बात करें, वर्ग किलोमीटर भी है, मील भी है और 4.42 मिलियन हेक्टेयर भी है। बात करें कि हरियाणा के अंदर कृषि योग्य जो भूमि है वो कुल कितने प्रतिशत है। कृषि योग्य भूमि है सर 86%। 86% भूमि अपने हरियाणा की ऐसी है जहां पर हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन 86 के 86% के ऊपर खेती बाड़ी नहीं की जाती। प्रदेश के अंदर जो खेती बाड़ी की जाती है वो लगभग 81% भूमि पर की जाती है। तो प्रदेश में लगभग 81% भूमि पर क्या की जाती है, खेती बाड़ी की जाती है। अब खेती बाड़ी करने लायक योग्य भूमि कितनी है, 86%। लेकिन मेरे बच्चों 86 के 86% के ऊपर खेती बाड़ी नहीं की जाती, क्योंकि खेती बाड़ी करना तो किसान के ऊपर निर्भर होगा। और यहाँ के किसान हरियाणा की कुल भूमि का 81% जो क्षेत्र होगा उसी को खेती बाड़ी के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कृषि योग्य भूमि कितनी है, आप बोलेंगे 86%। खेती बाड़ी कितने पे की जाती है, आप बोलेंगे 81%। बच्चों अपना प्रदेश जो हरियाणा है इसका केंद्रीय भंडारण निगम में या केंद्रीय भंडारण क्षेत्र में हरियाणा का जो भारत में स्थान है हरियाणा का भारत में जो स्थान है वो मेरे बच्चों दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान पे कौन रहा फिर, पहले स्थान पे पंजाब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी गोदामों के अंदर अनाज भरा हुआ है अपने देश भारत में, उन गोदामों के अंदर अनाज भरने के मामले में अपना हरियाणा भारत के अंदर कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। अनाज सबसे ज्यादा उत्पादित नहीं करता है अपना हरियाणा, लेकिन गोदामों में भरता है, क्योंकि छोटा सा ये एरिया 44,212 और इस धरती से इतना अनाज यहाँ के किसान उत्पादित करते हैं कि हम अपने लोगों का पेट भरने के साथ साथ बाकी दूसरे राज्यों का भी पेट भरने का काम करते हैं। और बच्चों सबसे ज्यादा अपने हरियाणा के अंदर जो उगाया जाता है वो गेहूं उगाया जाता है, इसीलिए अपने हरियाणा को भारत के अंदर गेहूं की टोकरी के नाम से जाना जाता है। गेहूं के साथ साथ हम चावल भी बड़े स्तर पे उगाते हैं, मक्का भी उगाते हैं, बहुत सारी और खाद्यान्न फसलों को भी ये छोटी सी धरती बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित करने का काम करती है। इसीलिए अपने हरियाणा को फूड मशीन ऑफ इंडिया, भारत की खाद्य मशीन के नाम से भी जाना जाता है। तो जितना भी गोदामों में अनाज भरा हुआ है उस गोदामों के अंदर अनाज भरने के मामले में अपना हरियाणा भारत के अंदर दूसरे नंबर पे आता है, और पहले नंबर पे जिसका सबसे ज्यादा अनाज गोदामों में भरा हुआ है वो आपका है कौन सा, पंजाब। क्या है बच्चों, पंजाब। ठीक है, तो आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पता होना चाहिए कि प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदेश में सबसे ज्यादा जो उगाए जाने वाली फसल है मेरे बच्चों
वो कौन सी है? प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है गेहूं। कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाली है? गेहूं। और इस गेहूं को मेरे बच्चों पहले गोधूम के नाम से जाना जाता था। गेहूं का प्राचीन नाम क्या है? गोधूम। ठीक है। और गेहूं सबसे ज़्यादा उगाया जाता है तो हरियाणा को कहा जाता है भारत में हरियाणा को भारत में कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? एक तो कहा जाता है व्हीट बास्केट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की गेहूं की टोकरी। ठीक है। सेकंड बच्चों, ज़्यादा अनाज उत्पादित किए जाने के कारण इसे बोलते हैं फूड मशीन। फूड मशीन को बोलते हैं खाद्य मशीन। कौन सी मशीन? खाद्य मशीन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। तो कृषि और पशुपालन में हम बेसिक सी बातों से टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और हरियाणा की जो इकोनॉमी है ये किसके ऊपर टिकी हुई है? खेती बाड़ी के ऊपर, कृषि के ऊपर। यहाँ पर बच्चों 70% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि के धंधे से जुड़ी हुई है। हरियाणा का जो टोटल एरिया है उस टोटल एरिया में से 86% भूमि ही हमारी कृषि योग्य है। लेकिन यहाँ के किसान 86% भूमि पे खेतीबाड़ी न करके 81% भूमि पर ही खेतीबाड़ी करते हैं। केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण के अंदर अपने हरियाणा का भारत में पंजाब के बाद दूसरा स्थान आता है। और सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाली, खाए जाने वाली जो फसल है वो गेहूं है, जिसे पहले गोधूम के नाम से जाना जाता था। और इसी कारण इसे व्हीट बास्केट ऑफ इंडिया या फूड मशीन ऑफ इंडिया के नाम से बच्चों प्रसिद्धि मिलती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं फसलों के वर्गीकरण की। फसलें कितने टाइप की होंगी? फसलों का जो वर्गीकरण होगा वो हम यहाँ बात करेंगे मौसम के आधार पे, ऋतुओं के आधार पे, सीजन के आधार पे। तो फसलों का वर्गीकरण अलग अलग ढंग से किया जाता है, लेकिन हमें सिर्फ एग्जाम के अंदर जो ढंग ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है सीजन। तो ऋतुओं के आधार पर यदि हम बात करें फसलों के वर्गीकरण की, तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें ऋतुओं के आधार पर किसानों के द्वारा उत्पादित की जाती हैं, उगाई जाती हैं। लेकिन हम अपने हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मुख्यतः 2 प्रकार की फसलें। हरियाणा में मुख्यतः 2 प्रकार की फसलें बच्चों। ठीक है। तो इन फसलों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको तीनों ही प्रकार की फसलें पढ़ा देता हूँ। ठीक है। तो एक बार हमने तीनों प्रकार की फसलों को ही पढ़ लेना है। और उन्हीं तीनों प्रकार की फसलों में 2 प्रकार की फसलें जो होंगी वो अपने हरियाणा की होंगी। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलेगा बच्चों, नोट कर चुके हो आप लोग? तो आगे बढ़ते हैं। फसलों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे, और सबसे पहले जो फसल आएगी अपनी, वो आएगी मेरे बच्चों रबी की फसल। रबी की फसल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। रबी की फसल की पहचान क्या होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिन फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाए, अक्टूबर नवंबर में बोया और मार्च अप्रैल में काटा जाए, वो सारी की सारी फसलें क्या कहलाएंगी? रबी की फसलें कहलाएंगी। बच्चों ये जो रबी की फसल हम पढ़ रहे हैं, इनका दूसरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, और इन फसलों का दूसरा नाम है आषाढ़ी फसल। कौन सी फसल? आषाढ़ी फसल। इन्हें आषाढ़ी फसल के नाम से जाना जाता है। रबी की जो फसलें होती हैं, ये आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इनको बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। अब अक्टूबर नवंबर के अंदर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इनको बोते समय कम तापमान और काटते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। शुष्क वातावरण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। बच्चों यदि आपको क्वेश्चन एग्जामिनर दे कि बताइएगा रबी की फसलों को कब बोया जाता है, अक्टूबर महीना अलग से दे दे, नवंबर महीना अलग से ऑप्शन में दे दे, तो आपको सबसे पहले जो उठाना है वो नवंबर उठाना है। क्यों उठाओगे? क्योंकि कुछ ही किसान होते हैं जो रबी की फसलों को अक्टूबर में बोते हैं। ज़्यादातर जो किसान है वो कौन से महीने में बोते हैं? नवंबर के महीने में बच्चों रबी की फसलों को बोने का काम करते हैं। ऐसे ही जब काटने की बात आए तो मार्च अप्रैल में से आपको ध्यान रखना है, अधिकतर जो किसान है ना वो अप्रैल के अंदर ये फसल काटते हैं। जैसे अब जो काटी जा रही है किसानों के द्वारा, अप्रैल का ही महीना चल रहा है, और वो कौन सी फसल काट रहे हैं किसान? गेहूं काट रहे हैं, ठीक है, गेहूं निकाल रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं। तो मेरे बच्चों काटने की बात आए तो अप्रैल आपको ध्यान रखना है, और बोने की बात आए तो नवंबर आपको ध्यान रखना है। नवंबर ऑप्शन में नहीं है तो अक्टूबर आपको ध्यान में रखना है। जब ये रबी की फसल पक के तैयार हो जाती है तो इन फसलों के पकने की खुशी में एक त्योहार मनाया जाता है।
पकने की खुशी के अंदर एक है मेरे बच्चों त्योहार और एक है नृत्य। आपसे पूछ ले कि इन फसलों के पकने की खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे होली त्योहार। और एक है नृत्य। नृत्य कौन सा किया जाता है? लूर नृत्य। लूर का मतलब ही लड़की होता है, ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है और ये रबी की फसल पकने की खुशी में होली से ठीक 15 दिन पहले शुरू हो जाता है और होलिका दहन तक प्यारे बच्चों ये महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, इसे लूर नृत्य बोलते हैं। तो पकने की खुशी में जो त्योहार मनाते हैं वो होली त्योहार होगा, नृत्य जो करते हैं वो कौन सा नृत्य होगा? लूर नृत्य होगा। पकने की खुशी में, लेकिन पकने के बाद जब हम फसल को प्यारे बच्चों काट के घर लेके आते हैं, पकने के बाद काट कर फसल निकालने के बाद जो उत्सव मनाया जाता है, मनाया जाने वाला उत्सव मेरे बच्चों आपका होता है बैसाखी। बैसाखी जो उत्सव हम मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं? क्योंकि नया अनाज हमारे घर में आ रहा होता है और ये जो बैसाखी उत्सव मनाया जाता है ये हर वर्ष कब मनाया जाता है मेरे बच्चों? 13 अप्रैल के दिन। 13 अप्रैल के दिन हर वर्ष बैसाखी के रूप में हम उत्सव मना के चलते हैं। तो पकने के बाद, फसल निकालने के बाद मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा होगा? बैसाखी, जो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। रबी की फसलों के जो एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे, वो कौन कौन से होंगे? हम उदाहरण की बात करेंगे। कौन कौन सी होती हैं रबी की फसलें? जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई। ठीक है। तो ये आपकी कुछ रबी की फसलें हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई एटसेट्रा। ठीक है। ये सारी की सारी आपकी क्या होंगी? रबी की फसलें होंगी। रबी की फसलों को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे बच्चों खरीफ फसलें। सेकंड जो फसल होंगी वो होंगी खरीफ की फसलें। और इन फसलों की पहचान क्या होगी कि इन फसलों को बोया जाएगा जून जुलाई में। और इन फसलों को फिर काट लिया जाएगा सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में। ठीक है। तो बोया गया जून जुलाई में और काट लिया गया मेरे बच्चों सितंबर अक्टूबर में।
जब हम जून के अंदर इन फसलों को बोते हैं तो उस समय मानसून आ रहा होता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि मानसून आगमन के समय बोए जाने वाली फसलें कौन सी होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। मानसून आगमन के समय बोए जाने वाली फसलें होती हैं। मेरे बच्चों, इन फसलों का जो दूसरा नाम है वो सावनी फसल है। कौन सी फसल है? सावनी फसल है। ठीक है, सावनी फसल है। तो ये जो फसलें होती हैं इनको बोते समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और जून जुलाई में टेम्परेचर क्या होगा आपका? हाई होगा। तो एक ऐसी फसलें हैं ये जिनको बोते समय उच्च तापमान और आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब है ह्यूमिडिटी, और जब वर्षा आएगी जून जुलाई में मानसून आएगा तो आर्द्रता भी बनी रहेगी, मॉइस्चर भी बना रहेगा। आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करें उदाहरण की। कौन कौन सी होती हैं? जैसे बच्चों धान, धान को हम चावल भी बोल सकते हैं। मक्का, बाजरा, ठीक है, मक्का, बाजरा, उसके बाद गन्ना, गन्ना के बाद मक्का है, बाजरा है, गन्ना है, गन्ना के बाद तिलहन, तिलहन, तिलहन के बाद हम बात करें मूंग, कपास, ठीक है, जूट, एटसेट्रा। एटसेट्रा कोई फसल नहीं है बच्चों, कहीं एटसेट्रा को भी फसल मान लो। एटसेट्रा का मतलब है इत्यादि, बहुत सारी और फसलें हैं। तो ये हमारी रबी की फसल है और वो हमारी खरीफ की फसल है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है अच्छे तरीके से आपको दोनों प्रकार की फसलों में बातों को ध्यान रख लेना है। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलेगा बच्चों। नेक्स्ट जो हमारी तीसरे टाइप की फसल है उसको पढ़ते हैं। रबी खरीफ के बाद हम पढ़ेंगे तीसरे टाइप की जो फसल है वो है जायद फसल। सर जायद फसलें कौन सी होती हैं? अब देखिएगा, रबी की फसलों को हमने कौन से महीने में काटा? अप्रैल के अंदर। तो खरीफ की फसलों को हमने कब बोया बच्चों? जून के अंदर। तो अप्रैल और जून के बीच में ये जो थोड़ा सा समय बचा होगा, इस दौरान बोए जाने वाली जो फसलें होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी? जायद फसलें कहलाएंगी। तो जायद फसलों की पहचान आपको पता होना चाहिए कि रबी की कटाई, रबी की कटाई और खरीफ की बुआई। रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच दौरान बोए जाने वाली फसल। ठीक है, रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच दौरान बोए जाने वाली फसलें क्या होती हैं? जायद फसलें। उदाहरण के तौर पे बात करेंगे तो आपका क्या होगा? जैसे टमाटर, टमाटर एक जायद फसल में आता है। टमाटर के बाद आपका खरबूजा, खरबूजा के बाद आपका तरबूज, फिर आपका ककड़ी, खीरा इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तरबूज को लेके ही पूछा जाता है कि तरबूज किस प्रकार की फसल है। तो आप बोलेंगे तरबूज एक जायद फसल है। कैसी फसल है? तरबूज एक जायद फसल है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की फसलें अपने भारत के अंदर ऋतुओं के आधार पर किसानों के द्वारा उगाई जाती है। लेकिन अब अपने हरियाणा में बात करें तो जायद फसलों का अपने हरियाणा के अंदर कोई बड़ा स्कोप नहीं है, किसान ज़्यादा इनको प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो या तो हरियाणा के अंदर रबी की फसल उगाई जाती है या खरीफ की। रबी की कटाई के बाद खरीफ की बुआई कर देते हैं और खरीफ की कटाई के बाद कुछ समय खेत खाली छोड़ने के बाद रबी की फसल को बोना यहाँ के किसान शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अपने हरियाणा में ध्यान रखना दो प्रकार की फसलें, लेकिन भारत में कितने प्रकार की फसलें हैं ऋतुओं के आधार पर? तीन प्रकार की फसलें। अब हम बात करेंगे कुछ कृषि विधियों की। कुछ कृषि विधियों की बात करेंगे, या हम इन्हें बोल देते हैं कल्चर। कल्चर का मतलब होता है ढंग। जैसा जैसा हम ढंग से काम करेंगे उसके पीछे कल्चर जुड़ता जाएगा। ठीक है, वैसे सबसे पहले हम बात करें कल्चर में एग्रीकल्चर। कौन सा कल्चर? एग्रीकल्चर। तो नंबर एक आपको ध्यान रखना है एग्रीकल्चर। मैं आपसे पूछूं एग्रीकल्चर क्या होता है तो आपको बोलना है खेती बाड़ी करना। खेती बाड़ी का जो ढंग होता है उसी ढंग को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है मेरी कल्चर। मेरी कल्चर के अंदर समुद्री जीवों का पालन करना है। समुद्री जीवों का पालन। नेक्स्ट है विटीकल्चर। अंगूर की खेती करना।
प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, तो अंगूर की खेती करना मेरे बच्चों क्या कहलाता है? विटीकल्चर। नेक्स्ट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब होता है आपका मत्स्य पालन, बड़े स्तर पे मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, ये आपका क्या कहलाएगा? पीसी कल्चर। नेक्स्ट है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर का मतलब है वनों का संरक्षण। सिल्वी कल्चर का मतलब है वनों का संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर में फूलों की खेती करना। नेक्स्ट है मेरे बच्चों ओलेरी कल्चर। तो ऑयल के अंदर क्या बनाते हो? सब्जियां। तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जियों की खेती करना क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर। सब्जियों की खेती करना, ठीक है। नेक्स्ट है पोमो कल्चर। पोमोग्रेनेट क्या होता है? अनार। अनार होता है, तो पोमो कल्चर का मतलब है फलों का उत्पादन। फलों का उत्पादन करना। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है बच्चों, ये किससे संबंधित होगा? बागवानी से संबंधित होगा। ठीक है, बागवानी से संबंधित। उसके बाद है एरोपोर्टिक। एरोपोर्टिक, ठीक है। एरो जो पोर्टिक है बच्चों, ये है हवा में पौधे उगाना, हवा में पौधे उगाना। और नेक्स्ट जो विधि है वो है हाइड्रोपोनिक। हाइड्रा का मतलब क्या होता है? जल। जल में पौधे उगाना क्या कहलाता है? जल में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक क्या कहलाएगा? हाइड्रोपोनिक। तो ये कुछ आपकी कल्चर हैं, और अलग अलग ढंग का जो कल्चर है वो अलग अलग तरीके से बच्चों किसानों को अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो कुछ ये कृषि विधियां जो है वो जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
अब हम बात करेंगे खेतीबाड़ी के अंदर कुछ क्रांतियों की, जिन्हें हम एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन बोलेंगे, कृषि क्रांतियां बोलेंगे। चलेगा, नेक्स्ट नोट कीजिएगा, कृषि क्रांतियां। बच्चों, क्रांति नाम आते ही आपके दिमाग के अंदर तीर भाले तलवार ये घुसना और घूमना स्टार्ट कर रहे होंगे ना। खेती के अंदर जब भी क्रांति शब्द यूज किया जाता है तो दिमाग में तीर भाले तलवार बंदूक तोप नहीं आपको लेके बैठना है क्लास में। क्रांति का मतलब होता है किसी भी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों के द्वारा और सरकारों के द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे, उन्हीं प्रयासों को हम खेतीबाड़ी के क्षेत्र में क्रांति बोलेंगे। अब सरकारों के द्वारा जो प्रयास किया जाएगा वो बीज की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जाएगा। आज जो बीज हमारे फसलों के हैं वो हाइब्रिड बीज हैं, जो छोटी से छोटी ज़मीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए क्योंकि डे बाई डे पॉपुलेशन अपने देश की बड़े खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़मीन जो है वो घट रही है। बच्चों, खेतीबाड़ी वाली ज़मीन का भी यूज आजकल हमने इंडस्ट्री में या हमने अपने निवास स्थानों के रूप में करना शुरू कर दिया है। तो ज़मीन जब घटेगी तो उन लोगों का पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए हमें बच्चों उस छोटी सी ज़मीन से ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और ये तब हो पाएगा जब बीजों के अंदर आपकी क्या होगी, गुणवत्ता आएगी। हाइब्रिड बीज अब तैयार किए जा चुके हैं, और जब से ये हाइब्रिड बीज आए हैं इन्हीं को हमने क्रांति बोलना शुरू कर दिया है। तो कृषि क्रांतियां हम पढ़ेंगे। कृषि क्रांति का मतलब है किसी भी फसल किसी भी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकारों द्वारा किया गया प्रयास, ठीक है, उन्हें हम क्रांति बोलेंगे। तो सबसे पहले जो क्रांति हुई होगी, सबसे पहले जो प्रयास हुए होंगे वो कौन सी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए हुए होंगे बच्चों? जो खाए जाने वाली फसलें हैं, जिसके ऊपर जनसंख्या का पेट निर्भर है, ठीक है। हम बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में क्या खाया जाता है? चावल। चावल के बाद क्या खाया जाता है? गेहूं। तो सबसे पहले गेहूं और चावल की उत्पादकता को बढ़ाने का क्या किया गया था? प्रयास किया गया था, और इसी प्रयास को हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? हरित क्रांति बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। इसका संबंध है खाद्यान्न फसलों से।
खाद्यान्न फसलों का मतलब है खाए जाने वाली फसल, और खाया जाता है क्या सबसे ज़्यादा? चावल, और चावल के साथ साथ गेहूं। चावल के साथ साथ गेहूं, ठीक है। ये जो हरित क्रांति शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, इस शब्द को देने वाले कौन थे? इस हरित क्रांति शब्द का नामकरण किसने किया? विलियम गॉड। विलियम गॉड के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों इस शब्द का नामकरण किया गया, ठीक है। बात करें विश्व में इस क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? वो है नॉर्मन ई बोरलाग। नॉर्मन एडवर्ड बोरलाग, ठीक है। रहने वाले कहाँ के थे? यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मेरे बच्चों बात करें तो भारत में सबसे पहले इस क्रांति की शुरुआत हुई कब थी? 1967-68। ठीक है। और भारत के अंदर इस क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में इस क्रांति के जो जनक हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को मेरे प्यारे बच्चों भारत के अंदर व्हीट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। व्हीट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। जब ये दो फसलों के ऊपर क्रांति शुरू की गई तो कौन सी वो फसल थी जिसके ऊपर इस क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था? क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था मेरे बच्चों, वो गेहूं की फसल पर। लेकिन चावल क्या रहा था? चावल स्थिर रहा था। स्थिर का मतलब जितना पहले होता था चावल का प्रोडक्शन, इस क्रांति के बाद भी चावल का इतना ही क्या हुआ? उत्पादन हुआ, ये स्थिर रहा, ठीक है। हम अपने हरियाणा के अंदर बात करें तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसने इस क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया था? तो प्रदेश की हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश की हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस क्रांति में योगदान दिया गया था बच्चों।
तो एक ही हमारी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर HAU हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है। और ये विश्वविद्यालय जो है ना बच्चों, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2 फरवरी 1970 को हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो आपकी 2 फरवरी 1970 को हुई थी। और जब इसे यूनिवर्सिटी बनाया गया तो यूनिवर्सिटी बनते ही सबसे पहले इसको जो काम दिया गया था 1970 में, वो धान के ऊपर, चावल के ऊपर रिसर्च कार्य का काम दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, स्थापना के बाद इस विश्वविद्यालय द्वारा धान पर रिसर्च कार्य शुरू किया गया था। धान पर रिसर्च कार्य शुरू। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि धान के ऊपर रिसर्च कार्य करने का इस यूनिवर्सिटी ने काम किया था, और स्थापना के बाद इससे जो काम दिया गया था वो धान के ऊपर ही रिसर्च कार्य था। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी क्रांति होगी? हरित क्रांति होगी। हरित क्रांति के बाद सेकंड आपको जो ध्यान रखनी है क्रांति, वो है हमारी श्वेत क्रांति। अब दूध का रंग कैसा होता है? सफेद, लेकिन दूध का रंग पीला भी होता है यदि दूध हो किसका? गाय का। गाय के दूध का रंग पीला होता है, तो भैंस के दूध का रंग सफेद होता है। तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। तो ध्यान रखना है, वर्ष 1970 के अंदर दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा ऑपरेशन फ्लड नामक को शुरू किया गया था बच्चों, जिसे क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति, जिसे श्वेत क्रांति का नाम दिया जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन होंगे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन होंगे बच्चों। डॉक्टर वर्गीज कुरियन होंगे, जिन्होंने 1970 में ऑपरेशन फ्लड नाम के कार्यक्रम को क्या किया था? शुरू किया था। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है किसे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और डॉक्टर वर्गीज जो कुरियन हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे? केरल के रहने वाले थे। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन अमूल कंपनी के भी सह संस्थापक हैं। कहाँ से थे? एक तो ये ध्यान रख लेना, ये केरला से थे। अमूल के सह संस्थापक हैं, को फाउंडर हैं ये। ठीक है, अमूल दूध पीता है इंडिया। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल का पहला प्लांट आनंद में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इसे हम अमूल के नाम से जानते हैं। अमूल के आगे आया हुआ ए हमें आनंद नाम की जगह के बारे में बताता है। आनंद नाम की जगह के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्म है वो 26 नवंबर के दिन हुआ था। और 26 नवंबर का जो दिन है ना,
ये राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मेरे प्यारे बच्चों ये मनाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया है और नेक्स्ट क्लास में एग्रीकल्चर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक क्लास में आपका एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन होगा और ये टॉपिक बड़े शानदार ढंग से आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी किताब को उठाने की जरूरत ही नहीं है हरियाणा जीके के अंदर, क्योंकि आपको मिल रहा है बिल्कुल सुपर डुपर हिट कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट विद आपको बिना किसी एरर के। प्यारे बच्चों ये एरर फ्री कंटेंट है, आपको यहाँ कोई एरर नज़र नहीं आएगा। और एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए एरर फ्री कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट दोनों होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, बेहतरीन के साथ साथ एरर फ्री होना सबसे बड़ा आपका ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कोई भी एक गलती आपको सिलेक्शन से भी रोक सकती है। क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने वाले बच्चे का 1 या 2 नंबर सही रहता है। कई बार उसकी बदकिस्मती हम बोल देंगे कि पढ़ने वाला बच्चा जो दिन रात पढ़ता होगा फिर भी यदि उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो या तो उसका पढ़ने का तरीका गलत रहा होगा या फिर प्यारे बच्चों वो 1-2 नंबर से रह जाता होगा बेचारा, है ना। अब 1-2 नंबर से जो रहेगा तो बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे वहाँ पर जहाँ गलतियाँ होती हैं बुक्स के अंदर या पढ़ाए जाने वाले तरीके के अंदर गलतियाँ होती है और वो गलती ही उसका सिलेक्शन ले बैठती है। ठीक है, तो आपको एरर फ्री कंटेंट और आपको अपडेटेड टीचर दोनों चाहिए होते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आप सभी को ढेर सारा प्यार। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में और इसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।